अंशुल जब देर शाम ऑफिस से घर लौटा तो उसने रसोई से बर्तनों की खट्टर पटर की आवाज सुनी। यह आवाज सुनकर वह थोड़ा चौंक गया। उसने धीरे से झांका और देखा कि उसकी माँ सविता देवी बर्तन धो रही थीं। सविता जी की उम्र अब ढल चुकी थी और उनके घुटनों में दर्द की पुरानी शिकायत थी, जो ठंड के मौसम में और भी बढ़ जाती थी। बाहर की कड़कड़ाती ठंड में यह दर्द असहनीय हो जाता था और अंशुल के मन में चिंता का बादल मंडराने लगा। अंशुल ने माँ को इस स्थिति में देखकर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसने बैग को एक कोने में रखा और बाथरूम में जाकर गीजर ऑन कर दिया। लौटते वक्त उसकी नज़र बेडरूम में बैठी कविता पर पड़ी, जो आराम से रजाई में लिपटी हुई टीवी देख रही थी। कविता की सुंदरता को देखते ही मन में हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी तेज मिजाज वाली प्रवृत्ति ने अंशुल के मन में कई बार खटास पैदा की थी। कविता ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आज बहुत देर कर दी अंशुल। अंशुल ने उसके सवाल का जवाब बिना दिए गंभीर निगाहों से देखा और कपड़े बदलने लगा। कविता ने उसके करीब आकर प्यार से उसके गले में बाहें डाल दीं। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अंशुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों? बस ऐसे ही, कविता ने शर्माते हुए जवाब दिया। चलो चाय बना दो, बहुत ठंड है, अंशुल ने कहा। कविता ने अचानक चिढ़ते हुए जवाब दिया। काम वाली 15 दिन की छुट्टी लेकर गांव चली गई है। उसके देवर का निधन हो गया है। अब मुझसे तो ये सब काम नहीं होता, तुम्हें ही कोई और इंतजाम करना पड़ेगा, अंशुल ने गंभीरता से पूछा। माँ कहाँ है? कविता ने अनमने भाव से जवाब दिया। पता नहीं, मुझसे उनकी ज्यादा बातचीत नहीं होती और उनकी बातें सुनने का तो समय ही नहीं है मेरे पास। अंशुल ने रसोई की ओर बढ़ते हुए माँ की हालत देखी। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी माँ, जो हमेशा उसकी ताकत रही थी, आज इस घर में कितनी अकेली और बेबस हो गई थीं। पिताजी को गुजरे हुए 20 साल हो चुके थे और सविता जी ने अपने बेटे के लिए हमेशा खुद को मजबूत बनाए रखा था। जब अंशुल 10 साल का था, उसके पिता का निधन हो गया था, लेकिन सविता जी ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने 25 बीघा जमीन की खेती अकेले संभाल ली थी और इस संघर्ष के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब जब अंशुल अपने जीवन में सफल हो चुका था, वह अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। कविता को समझाना मुश्किल था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी के स्वभाव में बदलाव लाना आसान नहीं है। अंशुल चुपचाप रसोई में गया। माँ चाय बना चुकी थीं और उसके लिए पानी भी गर्म कर दिया था। उसने खामोशी से पानी पिया और माँ के हालचाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर उसने धीरे से माँ से कहा, माँ, आपको अब ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। आप आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी चिंता देखकर दिल भर आता है। अंशुल ने माँ की बातों को गंभीरता से लिया और ठान लिया कि अब वह माँ को कोई काम नहीं करने देगा। उसने कविता से साफ साफ बात करने का फैसला किया कि अगर उसे इस घर में रहना है तो माँ का सम्मान करना होगा। वह जानता था कि उसे अपनी माँ की ताकत बनना है, न कि उनकी मजबूरी। अगले दिन अंशुल ने कविता से सीधे शब्दों में कह दिया कि अब से माँ को कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने मिलकर एक नई व्यवस्था बनाई, जिसमें घर के काम को मिलजुल कर निपटाने का फैसला हुआ। इस फैसले ने न केवल सविता जी के जीवन को आसान बनाया, बल्कि अंशुल और कविता के रिश्ते में भी नई ताजगी लाई। आखिरकार अंशुल ने अपने परिवार को फिर से एकजुट कर दिया और अपनी माँ के सम्मान को सुरक्षित रखा।